अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जहाँ एक सियासी हलचल जारी है वहाँ पर उसको जो ज़्यादा चिंगारी मिल रही है वो मिल रही है महंगाई से, क्योंकि महंगाई इस वक्त मुल्क में है और ये मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है और हुकूमत को भी मालूम है, अपोजिशन को भी मालूम है। हुकूमत इस बात का ना सिर्फ ये एतराफ़ करती है कि महंगाई है, बल्कि अपने तौर पर ये दावे और वादे भी करती है कि हम किसी न किसी तौर इस महंगाई का बोझ कम से कम आवाम तक मुंतकिल करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि हम उन्हें रिलीफ दें, लेकिन जो हमारे बस में है इस वक्त वो हम करते हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन का ये कहना है कि हुकूमत की नाअहली ही तो असल में इस महंगाई की वजह है। बहरहाल अपोजिशन और हुकूमत के मौक़िफ़ अपनी अपनी जगह, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि महंगाई बहरहाल है और इस वक्त हर जो मकतबा फ़िक्र है पाकिस्तान का वो इस महंगाई की लहर की लपेट में है और इससे किसी न किसी तौर मुतासिर भी है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मंडी बहाउद्दीन जलसे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी महंगाई के हवाले से ना सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि ये भी वादा और उम्मीद दिलाई कि जनाब वो इसको कम भी करेंगे। और ये पहली बार नहीं है, मुतादिद बार वो ऐसा कह चुके हैं कि वो महंगाई की वजह से बहुत परेशान रहते हैं और इसे कम भी करेंगे। जी, तो ये सूरत हाल थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा और इससे पहले भी जैसे मैंने कहा कि वो कहते रहे हैं, लेकिन उनका ये इदराक होना क्या सिर्फ काफ़ी है या फिर उन्हें ये भी चाहिए कि इसके अमली तौर पर भी असरात अब नज़र आ जाएं, क्योंकि 3.5 साल तो हो चुके हैं और जब से ही उनकी हुकूमत है तब से ही महंगाई का एक मुस्तकिल जो एलिमेंट है वो साथ साथ चल रहा है। अपोजिशन भी इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएगी और उठा रही है और आगे भी क्या उठा सकेगी इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये कि आने वाले दिनों में बिजली की कीमत में भी इजाफा का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल वैसे ही महंगा है, तो बनेगा क्या, इसके हवाले से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे। हम कोशिश करेंगे कुछ इकॉनमी एक्सपर्ट भी हमारे साथ हों ताकि हम उनकी भी राय इसमें शामिल कर सकें। और अब मैं पहले आगाज़ करूँगी आज हिलाली साहब से। हिलाली साहब की तरफ जाते हुए, हिलाली साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमेशा इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि जनाब सूरत हाल ये कि महंगाई ओवरऑल है। आज वज़ीर ख़जाना ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अभी भी इस महंगाई के बावजूद भी 139 ममालिक में सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमत के ये ट्वीट्स या हुकूमत के ये अदादो शुमार जो वो प्रेजेंट कर रही है वो इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रही है कि लोग उसको मान लें, क्योंकि बहरहाल तासुर तो अगेन वही है कि महंगाई है। नहीं, मेरे ख्याल में इससे बेहतर तरीका हो सकता। देखिए, एक ईमानदार तरीका, सिर्फ ये एक ही ईमानदार तरीका है इन चीज़ों को कंपेयर करने का। अगर आप 3 चीज़ें पहले डिक्लेयर करें, पहले काफ़ी नहीं है कि कीमतें दें। आप अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आपको कंपैरिजन करना चाहिए पर कैपिटा इनकम। हर मुल्क का पर कैपिटा इनकम क्या है इन रिलेशन, वो क्या है। दूसरी बात, परचेसिंग पावर करेंसी का क्या है। और तीसरी चीज़ है जो लोग समझते नहीं है और इतना आसान नहीं है, वो है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। माने कितना इनइक्वालिटी है बिटवीन द रिचेस्ट एंड द पुअरेस्ट। तो अगर ये लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक मुल्क में अगर 12% कुछ चीज़ सस्ता है और पर्सनल इनकम पर कैपिटा इनकम 40% ज़्यादा है इन कंपैरिजन को दूसरे मुल्क को, तो इसका मतलब है कि उस मुल्क को उसके बाशिंदे दे आर 3 times बेटर ऑफ, वो 3 गुना ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हैं। अब लकीली इत्तेफाकन एक ग्लोबल इंडेक्स है, उसका नाम है जीनी कोएफिशिएंट। ये क्या करता है? ये मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी, जो इनकम अनइक्वल हैं। और आप खुश होंगे सुन के कि पाकिस्तान का जो है 31.6 है और ये हिंदुस्तान से बेहतर है। इन अदर वर्ड्स, हिंदुस्तान की इनइक्वालिटीज इनकम में हमारे से ज़्यादा है, 34.7 है, और बांग्लादेश से भी बेहतर है जो 32.4 है। तो मेरे ख्याल में देखिए, जब ये इन अदर वर्ड्स, अगर आप मुझे कहें कि ये खुद ज़्यादा टेक्निकल हो गया है, इन अदर वर्ड्स मैंने अभी वर्कआउट किया है कि अगर आप ये 3 फैक्टर्स लेके पाकिस्तान का सिचुएशन को एसेस करें, आपको पता चलता है कि हमारे जो नीचे 50-60% जो नीचे का तबका है वो हिंदुस्तान से और बांग्लादेश से इज़ बेटर ऑफ, हालांकि हमारा पर कैपिटा इनकम उनसे कम है।
और ये भी ना भूलें हमारे केस में कि चैरिटी बहुत होता है ये हमारे मुल्क में। मिसाल के तौर पे कराची में आज 3 चपाती आपको 50-60 रुपये में मिल जाएंगे। लंबे लंबे क्यूज होते हैं गवर्नमेंट लंगर्स में और प्राइवेट लंगर्स में। ईदी के, आलमगीर के, जेडी ग्रुप के लंबे लंबे लाइंस हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आप मद्देनज़र रखें तो यस, हमारा जो पोजीशन है इस वक्त दूसरे मुल्क खासतौर रीजनल कंट्री से बेहतर है। ठीक, तो आपको लगता है कि उनका स्टेटमेंट काफ़ी हद तक हकाइक पर मबनी है, लेकिन इसको और ज़्यादा इस्टेब्लिश करना चाहिए उन्हें। ठीक हो गया। लेकिन इमरान साहब, आज इमरान साहब शहर इक़्तिदार से हमारे साथ हैं। इमरान साहब, वी होप कि आप जब वापस आएंगे तो अदम एतमाद के हवाले से कोई पक्की खबर भी हमारे लिए लेके आएंगे वापसी पर। लेकिन आज चूँकि हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से, तो महंगाई तो हर जगह ही एक जैसी है, चाहे वो कोई भी शहर हो। लेकिन हमारे जो शौकत तरीन साहब हैं वज़ीर ख़जाना, वो तो ये कह रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, और हिलाली साहब भी कह रहे हैं कि आर्गूमेंट उनका इतना बिल्कुल बेकार नहीं है। लेकिन इमरान साहब, आप समझते हैं कि आम आदमी ये परसेंटेजेस और ये सब चीज़ें समझने के लिए इस वक्त तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखे बात ये है कि मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को महंगाई और मिसमैनेजमेंट से भी ज़्यादा नुकसान जो पहुँचेगा वो इमरान खान साहब की टीम की बेहिसी से पहुँचेगा। हुकूमत वज़रा की बेहिसी जो है वो इनको लेके बैठेगी। देखें, अब आप जितने मर्जी इन चीज़ों पे देखते रहे, हम इस पे खुश होते रहे कि हम बांग्लादेश से आगे हैं, हम इंडिया से आगे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल ऑन ग्राउंड पोजीशन क्या है वो आप देख लें। खुद जो सरकारी इदारा है, इदारा शुमारियात हुकूमती इदारा है, उसके मुताबिक हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह में 18% से ज़्यादा 18% से ज़्यादा 18.9% इजाफा हुआ है। यानी महंगाई रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमतें फिर 12 रुपये फी लीटर से ज़्यादा बढ़ी हैं, और अब बिजली भी कहा जा रहा है जी 6 रुपये यूनिट बढ़ते जा रही है। और ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो है, ये जो आवाम के सर पे पड़ी है अलग। चले, इन चीज़ों पे भी मैं कहता हूँ कि आप छोड़ दें। आप ये देखें कि हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ 31% से ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं। फिर इकोनॉमिस्ट जो सबसे मोतबर एक समझा जाता है मरूफ इदारा है, उसके जो उसने कल डाटा जारी किया उसके मुताबिक पाकिस्तान महंगाई में अर्जेंटीना और तुर्की के बाद तीसरे नंबर पे है। हमारे यहाँ कहा जाता है जी हम तो महंगाई दुनिया में सबसे सस्ते हैं। पल्स कंसल्टेंट इसी माह जो उनका सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 84% पाकिस्तानियों ने 84% पाकिस्तानियों ने अपना सबसे बड़ा मसला महंगाई करार दिया है। ठीक। और मुझे आप ये बताएं 99% यानी 99% पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता 3 माह में महंगाई में मुसलसल इजाफा होने पे इंतहाई परेशानी का इजहार किया था। जब ये हालात होंगे, इस तरह के मामला तो होंगे, तो आप ये बताएं कि फिर इस पे क्या बिल्कुल ठीक है। ये आपने अपने फैक्ट सामने रखे हैं, इमरान साहब और हिलाली साहब ने जो हैं वो अपने फैक्ट सामने रख दिए हैं। अब मैं दोनों फैक्ट आके सामने रखूंगी डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब के, जो कि माहिर मईशत हैं, उनसे जानेंगे कि कौन से फैक्ट्स को हमें देखना चाहिए और किसकी तरफ से हम आंखें बंद कर लें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आज भी आपने प्रोग्राम में वक्त दिया हमें। डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं महंगाई ज़रूर है लेकिन डायरेक्शन जो है वो मईशत की सही है। इमरान साहब ने अपने फैक्ट्स रखे हैं, उन्होंने अपने कुछ सोर्सेज से बताया कि क्या क्या चीज़ें ख़राब हैं, हिलाली साहब ने अपनी चीज़ें बताई हैं। मेरा सवाल ये कि हम तयन करें किस तरह, कौन सी चीज़ है मापने की कि जो हमें ये बता दे कि मईशत सही सिमत में है। बेशक अभी हम मुश्किल में हैं गरीब आदमी, लेकिन मईशत बहरहाल सही सिमत में है, कैसे जाँचें हम? देखिए, एक बुनियादी नुक्ता ये है कि जो सवाल आपने उठाया है उसका जवाब जानने के लिए आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए, ना ही आपको उसका जवाब जानने के लिए कोई वज़ीर ख़ज़ाना चाहिए या वज़ीर आज़म चाहिए। हर पाकिस्तानी जो अपने घर से निकलता है, अपने मोटरसाइकिल पे बैठता है, पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, वहाँ पे 160 रुपये फी लीटर उसको पेट्रोल जो है वो पड़ता है। आटा लेने जाता है तो उसको 70-75 रुपए का किलो आटा मिलता है। फिर चीनी खरीदने जाता है तो वो 100, 110, 120 रुपए पे चीनी खरीद के घर लाता है। महीने के बाद जब बिजली का बिल आता है
तो वो आप सोचिए कि 27-28 रुपए का फी यूनिट बिजली का बिल आता है। ये 3 या 4 चीजें खरीदने के बाद जब वो अपनी आमदन देखता है तो फिर उसके पास ना तो बच्चों की फीस देने के लिए पैसा बचता है। उसको आप यहाँ पे बैठ के मैं एज ए मईशतदान ये समझाऊं कि भाई तुम्हारी मईशत जो है वो बिल्कुल सही सिमत में जा रही है, उसको मईशतदान नहीं चाहिए। वो जानता है कि वो उसकी अपनी जेब मईशत से। किस सिमत अच्छा, मैं यूं इस सवाल को जरा अगर डॉक्टर साहब आपके सामने रख दूं, ये बात आपकी सही है, महंगाई है वो तो हम सब मान रहे हैं, खुद हुकूमत भी। अगर मेरे ऊपर कर्ज है, अगर मैं किराए के मकान में रह रही हूँ, अगर मेरे 2-4 और एक्सपेंडिचर्स हैं बड़े बड़े, वो देखकर मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी जो सैलरी आ रही थी मैंने उससे आहिस्ता आहिस्ता अपना लोन उतार दिया है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो मेरी जो इंस्टॉलमेंट्स की चीज़ें थी उनके पैसे ख़त्म हो रहे हैं, तो इन दी एंड वो मेरे एसेट्स बन रहे हैं। आखिर में मुझे ये तो लग रहा है, मुझे ये पता है कि मैं टाइट ज़रूर चल रही हूँ, मुझे मुश्किल हो रही है इस वक्त चलने में, लेकिन मेरी डायरेक्शन ठीक है, मेरे लोन्स भी उतर रहे हैं, मेरी जो चीज़ें हैं वो भी बन रही हैं, और आगे मुझे कुछ ना कुछ बचत भी होना शुरू हो जाएगी जिससे मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। इसको मैं अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि बेशक मुश्किल टाइम तो है, महंगाई है, मैं भी टफ हूँ इस वक्त, लेकिन मुझे ये पता है कि डायरेक्शन ठीक है। पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक है क्या? देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सीरियसली जो आपने नुक्ता उठाया है उसकी गहराई समझ नहीं पाया हूँ। आप एक एज अ हाउस होल्ड की बात कर रही हैं, मुल्क की बात कर रही हैं, क्योंकि आपने कर्ज़ों का भी जिक्र कर दिया। अब अगर कर्ज़े ज़ाती हवाले से देखे जा रहे हैं या आप ये तशबीह दे रही हैं कि मुल्क के कर्ज़ों के ऊपर गौर किया जाए। देखिए, मुल्क के कर्ज़े तो आज से 3 साल पहले जब पीटीआई की हुकूमत आई थी उस वक्त 30,000 अरब रुपए का कर्जा था। आज वो कर्जा बढ़ के 50,000 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो थी वो 5 अरब रुपए के इजाफी कर्जा रोजाना के लिया करती थी। फिर पीएमएलएन की हुकूमत आई, वो 8 अरब रुपए के इजाफी कर्जे रोजाना के लिए करती थी, और पीटीआई की हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो 17 अरब रुपए के इजाफी कर्जे पिछले 41 महीनों से हर रोजाना के हिसाब से लिए जा रहे हैं। यहाँ पे तो खर्चात जो हैं वो 74 साल और तोड़ दिया है उन्होंने। यहाँ पे जो आमदन है पाकिस्तानियों की जो 1960 से लेकर सन 2018 तक मुस्तकिल ऑलमोस्ट परमानेंटली चढ़ती चली जा रही थी, पिछले 3 साल से मुसलसल गिर रही है। तो यहाँ पे डायरेक्शन की देखिए, जो आप पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर से शहर में किसी भी बड़ी मार्केट के बाहर चले जाएं, वहाँ पे आपको वो प्लम्बर नजर आते हैं, दिहाड़ीदार नजर आते हैं। आप उनके पास जाके उनको समझाएं कि मेरे भाई, बेशक तुम्हें पिछले 15 दिन से तो नौकरी नहीं मिली, लेकिन मुल्क की सिमत ठीक हो गई क्योंकि हमने कर्जे उतार दिए हैं। क्योंकि तो आम आदमी को मैक्रो इकोनॉमी से लेना देना नहीं है, वो सही है या गलत है, लेकिन उसको अपनी जेब के हिसाब से देखना है। लेकिन इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने आम आदमी का जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने भी और इमरान साहब ने भी एक बात की कि वुज़रा की बेहिसी, जब फ्यूल प्राइस की बात की जाती है, हुकूमत कहती है जी आलमी मंडी में ही ज़्यादा है, हम क्या करें, जितना टैक्स कम कर सकते थे कर दिया, इसके बावजूद भी प्राइस ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ उनकी जानिब से डॉक्टर साहब कुछ नादिर मशवरे भी सामने आते हैं। मैं ज़रा आप सबको सुनवाना चाहती हूँ, फिर मैं आप सबके इस पर कमेंट भी लूँगी। क्या कहते हैं वफाकी वज़ीर शिबली फराज साहब कि फ्यूल महंगा हो गया तो क्या करना चाहिए, ज़रा उन्हीं की ज़बानी। जहां तक मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रैफिक की जो गाड़ियां हैं जो कि ऑड और इवन नंबर है उसको हम इंट्रोड्यूस कराएं, कलेक्टिव लोग जा सकें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह जो तर्जुमान केपी के हुकूमत हैं बैरिस्टर साहब, उन्होंने भी कोई मशवरा दिया है कि क्या फ्यूल का हल है अगर महंगा है तो, वो भी देख लीजिए। आपके सामने बीआरटी मौजूद है और ये बीआरटी आवाम को पेट्रोल की इस महंगाई के दौर में सस्ती और महफूज और माहौल दोस्त सहूलत फराम कर रही है। इसी तरह और भी महंगाई की चीज़ों के ऊपर डिफरेंट जो वज़रा हैं वो मशवरे देते हैं कि आप कम खा लें, थोड़ा खा लें, ये खा लें, वो खा लें। हिलाली साहब, आपकी तरफ आऊँगी, क्या आप समझते हैं कि फ्यूल प्राइस तो चले हमारे इख्तियार में नहीं है अगर बाहर से हम महंगा ले रहे हैं, लेकिन कोई टारगेटेड सब्सिडी टाइप दी जा सकती है फ्यूल पे कि जो कोई कम इस्तेमाल कर रहा है, जो मोटरसाइकिल में डलवा रहा है, कोई भी उसका एक पैमाना मुकर्रर किया जाए और टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। देखिए, टारगेटेड सब्सिडी अगर होता तो क्यों नहीं करते। 70 अरब रुपया हर महीना
टैक्स का छूट है जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद तकरीर में कहा है, ये हमारा नुकसान है इसलिए कि हम इस कीमत को और नहीं बढ़ाना चाहते। 70 अरब रुपया हर महीना। अच्छा, अब आप जो बात किया है फ्यूल का, बिल्कुल सही कहा है, मगर तो फिर रैशनिंग करें ना। आप जाएं, अब ये हो नहीं सकता है इस मुल्क में, इसकी हमारी वो मैच्योरिटी और सोफिस्टिकेशन नहीं है। मगर आप जाके कहें कि भाई तुम किधर काम करते हो, अगर तुम घर में बैठ के काम करते हो तो तुम्हें तो कोई फ्यूल की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो सिर्फ सैर करने के लिए या सब्जी लेने के लिए जाते हो, चलो 1-2 लीटर ले लो तुम्हारे साइकिल के लिए। अब बाकी जो बेचारा दूर जाना पड़ता है काम करने के लिए उसको ज़्यादा दें, मगर उस किस्म की रैशनिंग, उस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं हो सकता है। इट्स इम्पॉसिबल टू एडमिनिस्टर। तो इसलिए एक फ्यू लीटर्स की रैशनिंग कर दो, दूसरे जो नहीं इस्तेमाल करेंगे उनको जो फ्यूल की ज़रूरत है उनको बेचेंगे। नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसा चलेगा, मगर जब कमी होती है खुराक का और सबको एक इक्वालिटी, सब जो जिनके पास 4 लोग हैं उनको इक्वल देते हैं ना, तो अगर फ्यूल का भी वो कर दें तो रैशनिंग हो जाएगी, बच जाएगा खुद। मुझे नहीं पता व्हाट इज दिस वे आउट, मगर नहीं, ये इसमें हो तो सकता है हिलाल साहब, अगर जो एहसास वाले हैं उनका डाटा अब इनके पास है, उनको आप कर दें कि जिसके पास एहसास, जो उसमें डाटा में रजिस्टर्ड लोग हैं उनको इस प्राइस पे मिलेगा फ्यूल, 100 रुपए लीटर या कुछ भी। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनके लिए तो 200 रुपए भी डलवाना कोई फ्यूल मुश्किल बात नहीं है। इमरान साहब, कोई अमली कदम उठाने की बजाय ये मशवरे जो वज़रा ने दिए, आपके ख्याल से ये मशवरे काबिल अमल हैं? माफ कीजिएगा, मुझे तो हिलाली साहब का मशवरा भी जो है शिबली फराज साहब जैसे मशवरे जैसा ही लगा है। देखिए, पूरी दुनिया में ये फ्यूल की राशनिंग हो नहीं सकती। भाई जिसने पैसे देने हैं उसने चीज लेनी है। अब अगर एक बंदा पैसे दे के ले रहा है, राशनिंग तो ये खुद हो गई है। जब इतना महंगा हो गया तो एक गरीब आदमी जो है वो बेचारा जहां 2 लीटर डलवाता था 1 लीटर पे आ गया। मैं तो कहता हूँ शिबली फराज साहब को ये चाहिए था कि वो सबसे पहले ये ऐलान करते कि क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया और मैं चाहता हूं कि लोग कम इस्तेमाल करें, तो मैं कल से अपने ऑफिस जो सरकारी गाड़ियों के बजाय पैदल जाया चलूंगा। मैं अपनी सारी सरकारी गाड़ियां वापस जमा करवा रहा हूं। मैं अपनी मिनिस्ट्री में, मीटिंग्स में या पैदल जाऊंगा या मैं फिर मेट्रो पे जाऊंगा, ताकि सबसे पहले वो खुद पे लागू करते। इसी तरह बैरिस्टर साहब क्या ही अच्छा होता है तर्जुमा करके रैशनिंग का क्या मतलब होता है, इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। मैं अब BRT है जो उस पे जाऊंगा। बात यह है कि बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अमलन जो चीजों को देखना चाहिए। देखें, जैसे डॉक्टर फरूख सलीम साहब बता रहे थे कि जितना पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले दोनों अपने अपने दौर में लेते रहे हैं रोज का, इन्होंने तो उसके मजमूई से भी ज्यादा रोजाना की बुनियाद पे लेना शुरू कर दिया। और फिर ये कहते हैं कि हम कर्ज कम करने जा रहे हैं और हम पीछे। ये सारी चीजें हैं, इनसे मैनेज नहीं हुई चीजें, ये पता नहीं किस तरह से चलाना चाह रहे हैं। शौकत तरीन साहब को मैं ये मशवरा दूंगा कि वो बजाय इस तरह की बातें करने के कि जी हम सबसे सस्ता तरीन दुनिया में मुल्क है, पूरी दुनिया में ये जो डाटा सामने आ रहा है, जो चीजें आ रही है, उसको सामने रखिए और हकाइक पे मबनी। हाँ, आप कह दें कि जनाब इंटरनेशनली हो रहा है, हमारे पास की डिबेट तो सामने आ गई। मैं जरा डॉक्टर साहब का भी इस पे कमेंट ले लूं। इमरान साहब, फ्यूल का कोई हल है डॉक्टर साहब? फिर मैं थोड़ा आगे भी चलूंगी कि फ्यूल को किस तरह से मैनेज किया जाए। इसके प्राइस तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं और उसकी वजह से फिर हर चीज महंगी होती है। देखिए, फ्यूल वाला मामला आपने सही उठाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि फ्यूल की कीमतें, जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो मईशत में तकरीबन हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो मैं 2 चीज़ें आपके सामने, 2 हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। एक आलमी मंडी की हकीकत और एक हमारे पाकिस्तान के अंदर की हकीकत। देखिए, आज लगभग जो आलमी मंडी में पेट्रोल चल रहा है, ब्रेंट क्रूड जिसको कहते हैं, या खाम तेल चल रहा है, वो तकरीबन $96 फी बैरल है। अब कुछ पिछले 1-2 दिनों में ज़रा गिरा है, लेकिन 2014 में भी ये $96 था। तो आप सोचिए कि आलमी मंडियों में फ्यूल की, खाम तेल की कीमत पिछले 7 सालों में नहीं बढ़ी है। 2014 में भी $96 थी, आज भी $96 है। लेकिन पाकिस्तान में 2014 में जो थी वो तकरीबन 80-82 रुपए लीटर था पेट्रोल, और आज वो 160 रुपए है। तो पाकिस्तान में जो इजाफा हुआ है वो 100% हुआ है,
2014 और 2022 के दरमियान। वो डॉलर की प्राइस की वजह से हो गया ना डॉक्टर साहब, कि डॉलर जो हाँ जी डीवैल्यू हो गया ना हमारा रुपया। क्योंकि कीमत इसलिए पाकिस्तान में क्यों की कीमत बढ़ी है, ये हकीकत पर कर क्या सकती है गवर्नमेंट, ये भी तो बताइए ना डॉक्टर साहब, करे क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट? अब आप सोचिए कि दुनिया भर में आप लंदन, आप इंग्लैंड में देख लें, कनाडा में देख लें, अमेरिका में देख लें, हर पेट्रोल पंप ने अपनी कीमत खुद से लगा रखी होती। यहाँ पे हुकूमत जो है वो ऑयल के सेक्टर को मोनोपोली बना के क्यों रखे हुई है? हुकूमत खुद से क्यों तेल सारा इंपोर्ट कर रही है, खुद से क्यों जो इसकी प्राइसेस हैं वो डिटरमिन करती है? ओपन मार्केट कर दें, ऑयल की पूरी सेक्टर को डीरेगुलेट कर दें। जिस पेट्रोल पंप का जो मालिक है, जिस पेट्रोल पंप की जो पेरेंट कंपनी है, वो अपने हिसाब से तेल इंपोर्ट करे और वो तेल जहां से सस्ता उसको मिलता है अपनी अपनी कीमत लगाएं। इसमें हुकूमत का क्या मार्केट को ओपन कर दे आपके ख्याल से? ठीक है, तो ये आपकी तजवीज़ है। बहरहाल देखते हैं जी हुकूमत इस पे क्या है। थोड़ा सा मैं एक और कमेंट आपका ले लूँ, वैसे तो आप इस पर थोड़ा ब्रीफ कर ही चुके हैं डॉक्टर साहब, लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि ओवरऑल तो हमारी मईशत अच्छी जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स इस वक्त रिकॉर्ड हैं, हमारी क्रॉप्स रिकॉर्ड हैं, हमारे रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हैं। इसके अलावा भी वो डिफरेंट हमें बताते हैं कि जनाब इस वक्त जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी बेहतरीन सतह पर हैं। तो कोई हमारी मईशत अच्छी है मुल्क की और उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता आम आदमी तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, अब तीन चीजें जब ये कहा जाता है हुकूमत की तरफ से, तो मेरे ज़हन में तीन चीजें आती हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो IMF का इदारा है वो कहा जाता है कि एक अस्पताल है, एक इंटेंसिव केयर यूनिट है उन इकोनॉमीज का जो बेहद बीमार हो जाती हैं। ये पिछले 76 सालों से ये इदारा एग्जिस्ट करता है और इसका काम एक अस्पताल का है। अगर हमारी मईशत के जो आपने इशारिये बताए वो मस्बत हैं, तो फिर हम IMF का पैकेज का हिस्सा बनने के लिए क्यों बेकरार बैठे रहते हैं? हम उस अस्पताल में, उस इंटेंसिव केयर यूनिट में क्यों जाना चाहते हैं जबकि हमारी मईशत तो ठीक जा रही है? पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारी मईशत ठीक जा रही है तो पिछले 41 महीनों में हमने 4 वज़राए ख़ज़ाना बदल डाले हैं। अगर वज़राए ख़ज़ाना इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर उनको बार बार हर 8, 9, 10 महीनों के बाद बदलने की क्या जरूरत पड़ रही है? तीसरी बात, अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो परफॉर्मेंस के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से सर्टिफिकेट्स बांटे हैं। अगर हमारी मईशत वाकई इतनी अच्छी जा रही है तो उस वजीर को, जो वजीर ख़जाना है या वजारत ख़जाना है, उसको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया? ठीक, चलिए आपके अपने पैमाने जांचने के मारूफ ताजर और सनतकार अकील करीम ढेडी साहब हमारे साथ मौजूद। मैं चाहूँगी कि उनका भी एक वर्जन सामने आए। आम आदमी की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या ताजर और जो सनतकार हैं वो भी समझते हैं कि मईशत बुरी हाल में है या क्या वो समझते हैं? बहुत शुक्रिया आपका ढेडी साहब। अकील करीम ढेडी साहब, ये फरमाइएगा कि जो हुकूमत कह रही है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं और हमारी सन्नत, तिजारत, एक्सपोर्ट्स, ये वो चीज़ें हमारी बड़ी बेहतर सिमत में जा रही हैं, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अच्छा है, इस वक्त साजगार माहौल है मईशत के लिए पाकिस्तान में? देखिए, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि कारोबार की एक्टिविटीज तो पाकिस्तान में बढ़ गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, आपके मुल्क में यूरिया की इस्तेमाल बढ़ा है, बिजनेस कम्युनिटी काफी ज्यादा बेहतरी महसूस कर रही है। लेकिन इशू क्या है? इशू लोगों का है महंगाई, लेकिन ये महंगाई पाकिस्तान का इशू नहीं है, इंटरनेशनल इशू है। उसको लेके हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि इनके दौर में महंगाई तो आ रही है, इम्पोर्टेड महंगाई है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। गवर्नमेंट हद तक इम्कान कोशिश कर रही है कि अवाम पे बोझ ना पड़े, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे आम आदमियों को पैकेज दिए हैं जो मैंने पहले पाकिस्तान में कभी नहीं देखे। तो मैं तो ये यकीन से कहता हूँ कि इस वक्त जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं है, शायद वो ठीक नहीं कह रहे। इकोनॉमी काफी अच्छी है, परफॉर्म कर रही है, आपका रेवेन्यू टारगेट आप अचीव कर रहे हैं। आप सिर्फ काम, आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आपको ये आ रही है कि जाहिर बात है कि आपको IMF से पैसा लेना होता है। जब आप IMF के पास जाते हैं तो अच्छा ढेडी साहब, लेकिन एक बात है कि आपने अभी महंगाई का कहा है कि महंगाई है और वो जाहिर है इम्पोर्ट हम कर रहे हैं इसलिए महंगाई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उस पर बहुत सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो हमारे अपने मुल्क की पैदावार है, कम से कम जो बुनियादी चीज़ें हैं, आटा हो,
चीनी हो, ये चीजें तो हम चले फ्यूल तो बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन कम से कम जो इसकी बुनियादी चीजें हैं वो तो सस्ती हो, सब्जी फ्रूट। जी देखिए, जो चीज हम पैदा करते हैं ना, तो हम उसमें रेट बढ़ाते हैं। अब फार्मर्स को जब पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट बिक रही है 55 रुपीज की, तो वो पाकिस्तान में कहेंगे कि हमें 55 रुपीज रेट मिलना चाहिए। और आपको पता है फार्मर्स की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। आज तक ये तो नहीं हुआ कि हाँ, हमने ये देखा है कि 17 रुपए की व्हीट पाकिस्तान 34 रुपए में तो खरीद रहा था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि अगर बाहर महंगी हो गई तो यहाँ कोई महंगी नहीं हो। अगर चीनी इंटरनेशनल मार्केट में महंगी है तो लोकल तो आप सस्ती नहीं बेचेंगे। ये जो लोग हैं जो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, देखिए शुगर के ऊपर बहुत सारा शोर हुआ, लेकिन शुगर का इस्तेमाल 60% तो आपकी इंडस्ट्री करती है। जूसेस वाले करते हैं, या शरबत वाले करते हैं, या बिस्किट वाले करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो चीज दुनिया में महंगी है तो पाकिस्तान में क्यों सस्ती बिकेगी? पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं उसको देखेगा। रेड्डी साहब आप साथ रहिएगा, मैं हिलाली साहब का भी कमेंट। अकील भाई मुझे बताइएगा, अकील भाई मुझे बताइएगा, आपने हेलो, मैं एक सेकंड समीना, मैं अकील भाई से पूछना चाहूंगा। जी चले पूछ लें। अकील भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जैसे कहा कि ये महंगाई तो इम्पोर्टेड है और इकोनॉमी बड़ी अच्छी जा रही है, आप इकोनॉमी को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और वजीर आजम इमरान खान साहब को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। आप सिर्फ आम आदमी, मेरे जैसा आम आदमी ये जानना चाहता है कि क्या इस हुकूमत में ये इम्पोर्टेड हो या लोकल हो, महंगाई कुछ कंट्रोल हो सकेगी या इसी तरह रहेगी? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल बिल्कुल होनी चाहिए। उसकी वजूहत है कि दुनिया में कोविड ने एक बिल्कुल सिचुएशन चेंज की थी, जिसकी वजह से ये महंगाई आपने देखी और लोगों ने अपने अपने रिजर्व बढ़ाए हुए थे। जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट है, पाकिस्तान ने भी अपने रिजर्व बढ़ाए हुए हैं, व्हीट के रिजर्व उन्होंने बढ़ा के रखे हुए हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये रिजर्व अभी बेचे जब तक ये बीमारी के बारे में ये पता ना चल जाए कि खत्म हो गई है। तो अब दुनिया जिन जिन रिजर्व को जमा करके बैठी थी वो रिजर्व अब कम होने शुरू हो गए। अब आपकी कमोडिटीज नीचे आनी शुरू हो गई है, अब आपका फ्रेट के रेट नीचे आना शुरू हो गया और ये सीधा सीधा हर तो हमें ये कॉन्टेक्स्ट में ही चीजें देखनी होंगी। ठीक है रेड्डी साहब, मैं जरा हिलाली साहब का भी कमेंट ले लूं। हिलाली साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब, 2 वर्जन सामने आए हैं। रेड्डी साहब कह रहे हैं कि मईशत बेहतर है, फिर भी हमारी अच्छी जा रही है, और हमारे डॉक्टर साहब ने तो कुछ और हकायक सामने रखे हैं। फिर कैसे अब आम आदमी को समझाएं? नहीं, अगर कोई समझने के लिए केपेबल नहीं है, समझ ही नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जैसे कहते हैं कि वो कहते हैं 2014 में $96 था पेट्रोल, मगर जब भी आप इंटरवीन करके कहती हैं कि रुपया डिवैल्यू हो गया है, कोई उसके बारे में कोई कहता ही नहीं है कुछ। मैंने कि दैट इज नेवर टेकन इनटू अकाउंट। तो ऐसे लोगों से मेरे ख्याल में इन चीज़ों के बारे में बात करना इट्स पॉइंटलेस। अकील देदी साहब जो कह रहे हैं सुनिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमारे इंपोर्ट्स बढ़े हैं इन डॉलर टर्म्स, नॉट इन रुपी टर्म्स ओनली। तो दैट इज अ रियल इंप्रूवमेंट। ठीक हो गया, ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब से मैं जरा जब आपका पॉलिटिकल एजेंडा, आखिरी में यही कहूंगा, जब आपका पॉलिटिकल एजेंडा टेक्स ओवर योर इकोनॉमिक एजेंडा, तो फिर आपके साथ रैशनली इकोनॉमिक्स पे बात नहीं हो सकती। ठीक हो गया। चलिए, लेकिन इलाही साहब वो बात ये कि वो खुद तो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि आम आदमी ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड कर रहा होता। बहरहाल आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन डॉक्टर साहब आपको क्या नज़र आ रहा है, आने वाले दिनों में कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नए वादे किए हैं, कुछ उनके पास ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको करके वो कुछ ना कुछ तो रिलीफ दें, क्योंकि अब ये इलेक्शन ईयर भी स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी ये इतनी महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि कोई 87% या 90% के करीब पाकिस्तानी जो हैं वही कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इस वक्त महंगाई का है। तो अगर आपका सवाल उसी हवाले से है कि क्या महंगाई आने वाले हफ्तों में, महीनों में कंट्रोल होने वाली है, कम होने वाली है, तो हुकूमत का अपना एक इदारा है जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। उसका आप 17 फरवरी की जो रीसेंट रिपोर्ट है उसको निकाल के देख लीजिए। 1 जनवरी की रिपोर्ट है, उसमें एक तो वो अफराते ज़र की शरह बताते हैं, एक वो होलसेल प्राइस इंडेक्स बताते हैं जिसको WPI कहा जाता है, वो तकरीबन 24% पे आ रहा है।
यानी कि होलसेल के अंदर जो कीमतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान में वो 24% की शरह से बढ़ रही हैं। और उसका मतलब ये होता है कि अगर होलसेल में कीमतें 24% से बढ़ रही हैं तो अगले चंद हफ्तों में जब आप और मैं रिटेल लेवल पे जाके चीज़ें खरीदने जाएंगे तो वो होलसेल वाली जो शरह है वो मुंतकिल होगी रिटेल लेवल के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि प्राइसेस कंट्रोल में आने वाली नहीं है अगले चंद हफ्तों के अंदर, अगले चंद महीनों के अंदर। खास तौर पे अगर वादा कर रखा है IMF के साथ कि हर महीने 4 रुपए इजाफी जो है वो टैक्स लगाया जाएगा पेट्रोल और डीजल के ऊपर, और फिर जैसे आपने इब्तदाई में कहा कि अगर पेट्रोल की कीमत डीजल की कीमत बढ़ती है तो मईशत में तकरीबन हर चीज़ की कीमत। तो फिर ये अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, ये चक्कर अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन मुश्किल टाइम है। बहरहाल जनाब, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या वाकई पब्लिक इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कामयाब होती है या नहीं, जो कि गवर्नमेंट का नैरेटिव है कि वो महंगाई ज़रूर है लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट को भी देखना, जबकि बाकी लोगों का ख्याल ये है कि शायद आम आदमी इतना ज़्यादा उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता जब उसके ऊपर मुश्किल टाइम चल रहा होता है। कील करीम डेडी साहब, डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो ख़ास तौर पर आज बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब दौरा रूस की तैयारी कर रहे हैं और बड़ा एक तारीखी दौरा इसे गर्दाना जा रहा है। क्या कितना इम्पोर्टेंट है ये दौरा, इससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्राइम मिनिस्टर साहब दौरा रूस की तैयारी कर रहे हैं, 23 फरवरी को उन्हें जाना है। बड़ा इंपॉर्टेंट इसे कहा जा रहा है क्योंकि तकरीबन 22-23 साल बाद, टू बी स्पेसिफिक मेरा ख्याल है 23 ईयर्स के बाद पाकिस्तान का कोई सरबराह वज़ीर आज़म जा रहा है रूस के दौरे पर, और बड़ा इसको सब करीब से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये दौरा। क्या कोई नए बाब का आगाज़ होगा और क्या कोई नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसको कैसे देखा जाएगा, रशिया जो कि इस वक्त यूक्रेन के साथ भी एक तनाज़े में उलझा हुआ है, उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो क्या इससे कोई इफ़ेक्ट होगा, क्या पाकिस्तान को कोई इस पर साइड लेनी पड़ेगी, उसका मौक़िफ़ क्या होगा इस तनाज़े पे, ये भी बड़ा जानना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये भी कि अमेरिका कैसे देखेगा जनाब पाकिस्तान के इस दौरे को। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पहले जाऊँगी लाली साहब के पास। लाली साहब, कितना इम्पोर्टेंट है रशिया का ये दौरा, आपके ख्याल से क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान के इस दौरे को लेकर के, क्यों जा रहा है पाकिस्तान? पहली बात तो ये है, मेरे ख्याल में ये है एक लिहाज से एक हिस्टोरिक दौरा। 1999 में नवाज शरीफ गया था, वो पता नहीं क्या किया क्यों गया, इसलिए उस वक्त का जो एग्रीमेंट से हमें तो पता नहीं चले। बहरहाल ये एक ऐसा वक्त है कि मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर जिसको पुतिन बड़ा इज्जत करता है उनका, और पुतिन ने उनको पर्सनली इनवाइट किया है। देखिए, पुतिन एक किस्म का डिक्टेटर है और वो जब सिग्नल किया कि वो इनसे बात करना चाहता है, वो उसका मतलब ये भी था कि इस आदमी डिलीवर कर सकता है। अब देखिए, मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर को जाके क्या करना चाहिए। नंबर 1, खुदा के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब, अनइनहिबिटेड कोऑपरेशन आप ऑफर करें। ये नहीं कि आप कंधे के पीछे देखते रहें कि अमेरिका खुश है कि नहीं, कि अमेरिका से कोई सिग्नल आपको आ रहे हैं कि ये ना कहो वो मत कहो, ये भूल जाएं। यू आर द लीडर ऑफ पाकिस्तान, आपने एक ज़बरदस्त स्टांस लिया है रिगार्डिंग अमेरिका, और रूस के साथ आप आगे बढ़ें, उनका फिक्र ना करें। दूसरी बात है, बायलैटरल स्फीयर में आपको क्या चाहिए। फौरन मैं आपको बता सकता हूं, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन $2-3 बिलियन का कराची टू अप कंट्री रूस ने ऑफर किया है, फर्स्ट क्लास, ले लें, साइन द एग्रीमेंट। दूसरी बात, आपको JF-17 और हेलीकॉप्टर गनशिप्स को स्पेशल इंजन्स चाहिए जो अमेरिकन नहीं दे रहे हैं, जो तुर्की को भी नहीं अलाउ कर रहे हैं आपको देने के लिए, वो भी आप खरीदें। और अब इंटरनेशनल स्फीयर में आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, उनको कहें कि आप हमारे साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करें, और इस फ्रेंडशिप ट्रीटी में सब चीज़ हो, माने कि ऐसा फ्रेंडशिप हो कि हम आपके खिलाफ कभी सोचे नहीं कुछ करना और आप हमारे खिलाफ नहीं सोचे करना, जैसे आपने मिसाल के तौर पे अमेरिका ने किया, रशिया ने किया था, सोवियत यूनियन ने इंडिया के साथ बांग्लादेश के वक्त। दूसरी बात, आप उनको कहें कि हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, आइए, बगैर टैक्सेस सब फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे, आइए इन्वेस्ट करें।
तो मेरे ख्याल में कि ये सब बातें हैं और बड़ा ज़बरदस्त फ्री ट्रेड हो सकता है, टैक्स एग्जेम्पशंस उनको दें। अफगानिस्तान पे ऑलरेडी आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, SCO पे ऑलरेडी आपकी मीटिंग्स हो रही हैं अफगान सिचुएशन और असिस्टेंस पे। ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, तो गो एंड डू इट। एक मौका मिला है आपको। वेरी गुड। चलें जी इमरान साहब, हम क्या रूस को ट्रस्ट कर सकते हैं? जिस तरह से हिलारी साहब ने कहा कि बड़ी चीज़ें हैं जिनके साथ हम उनके साथ ताउन ले सकते हैं, दे सकते हैं, ट्रस्ट कर सकता है पाकिस्तान रूस को, और बिल्कुल हमें अमेरिका की परवाह किए बगैर उसकी तरफ जाना चाहिए? समीना, बात यह है कि आपने अमेरिका पे तो ट्रस्ट करके देख लिया, अब आपको रूस पे भी ट्रस्ट करने में हर्ज ही क्या है? जरूर ट्रस्ट करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है हम क्यों एकदम से एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि हम अगर जाएंगे बिल्कुल तो हम या अमेरिका की गोद में बैठेंगे या रूस की गोद में बैठेंगे। बात यह है कि आप सबके साथ भी तो अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं। आप रूस से बात करें, रूस ने देखे इंडिया के साथ उसके जो ताल्लुकात है, उसके बावजूद अगर आपके साथ वो अच्छे ताल्लुकात बनाने जा रहा है, अगर उसको ये हक हासिल है कि दो दुश्मन मुल्कों के साथ वो ताल्लुक अच्छा रख सकता है, तो हमें यह हक हासिल क्यों नहीं है? आप अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, बिल्कुल बिगाड़ नहीं सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका डिफेंस, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अमेरिका के साथ जुड़ी हुई हैं। आप अगर अमेरिका को ये तासुर देंगे कि हम तो बिल्कुल ही तुम्हारे अगेंस्ट चले गए हैं, तो उसका भी रिजल्ट को अच्छा नहीं निकलेगा। IMF, वर्ल्ड बैंक और जितने इदारे जिनके पास जाके आप मिन्नतें करते हैं और पैसे लेते हैं, वो सब अमेरिका के दबाव में है। आपको ये बात भी ज़हन में रखना होगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वाकई ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर रूस ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया दोस्ती का, तो हमें बिल्कुल उसके साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए, उसके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, उसके इन्वेस्टर्स को यहाँ मौका देना चाहिए। हमें हर वो कदम करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क पाकिस्तान का फायदा हो और बैनुल अक़वामी सतह पे भी हमारी इंटरनेशनली भी बड़ा देखा जाएगा इस दौरे को। और यूक्रेन वाला जो मामला है, अभी मैं देख भी रही थी स्टोरी में, पुतिन ने जो है वो अपने मिसाइल्स के भी मुआयने किए हैं, मशकों के, और उसके साथ साथ ऐसा लग रहा है उनकी तैयारियों से कि वो कुछ अटैक करने जा रहे हैं। उधर से अमेरिका उन्हें थ्रेटन कर रहा है कि बिल्कुल ऐसी कोई हरकत ना करे। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान को क्या इमरान साहब स्टांस लेना चाहिए? और आपको लगता है कि ये दौरा कहीं उसकी वजह से ओवरशैडो नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे मुझे नहीं लगता कि रूस यूक्रेन पे बिल्कुल उस हमला कर देगा। रूस उस वक्त करेगा, ये अभी दिखाने के लिए वो जो मर्जी करे, लेकिन हमला उस वक्त करेगा जब उसके पास बाकी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यूक्रेन का आप इशू समझने की कोशिश करें। वजह तनाज़ा क्या है? वजह तनाज़ा ये है कि यूक्रेन तो पहले रूस का हिस्सा था। जब 91 में ये 14 रियासतें अलग हो गई और अलग ये हो गया, तो यूरोप के साथ इनके ताल्लुकात बढ़े, अब मगरबी यूरोप के साथ। अब अमेरिका बहादुर जो है वो नेटो के ज़रिए और यूरोप के कुछ अपने ममालिक के ज़रिए हर जगह पे असरअंदाज होने की कोशिश करता है। रूस को ये पसंद नहीं था कि यूक्रेन उसके असर से निकले और दूसरी तरफ जाए, तो ये असल सारी लड़ाई जो है वो उसी तरफ है। और फिर 2014 में इन ताल्लुकात में जो बड़ा मोड़ आया वो ये था कि जब उस वक्त जो यूक्रेन के सदर थे, उनका झुकाव जो था ना, वो यूरोपीय यूनियन के साथ उन्होंने मुआहदा जो करना था उसने मुस्तरद कर दिया। इसलिए उस मुआहदे पे बड़ा एहतजाज हुआ था जब मुस्तरद किया गया यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो मामला ये है कि ये यूक्रेन असल में रूस और अमेरिका की जो जंग है उसका शिकार हो रहा है। यूक्रेन को वेस्ट ने, लेकिन आपको लगता नहीं है कि रशिया अभी कोई इस पे फिलफौर अटैक करने जा रहा है? ठीक है, चलिए मैं यही सवाल लाली साहब के सामने मुझे जाती तौर पे नहीं ऐसा लगता कि फौरी ऐसा हो। जी लाली साहब, सीधी सादी बात यह है कि जब अमेरिका ने क्यूबा पे क्यों हमला करना चाहता था, इसलिए कि रूस ने अपने मिसाइल्स क्यूबा तक ले आए थे ना, इसके माने उनके दरवाजे तक मिसाइल्स पहुंच गए थे। अब जब अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो में ले के अगर मिसाइल्स उधर रख दें तो क्या वार्निंग टाइम मिलेगा सोवियत यूनियन रशिया को? तो ज़ाहिर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है, पीछे हटो, हम नहीं जंग लड़ना चाहते हैं, मगर आप हमारा वार्निंग टाइम ख़त्म करना है। नंबर 1 तो ये बात है।
दूसरी बात ये है, आप तो कह रही थी कि कैंप्स बनने जा रहे हैं, कैंप्स बन गए हैं बीबी। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। चाइना रशिया का कैंप बन गया है, न्यू कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की लाल साहब, मैं इस पे आपका डिटेल एनालिसिस लेती हूँ। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेने का इजाजत है, फिर मैं आप ही की तरफ दोबारा आती हूँ। इस पर मैं आपकी एनालिसिस लेते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी, प्राइम मिनिस्टर के दौरे रूस के हवाले से बात हो रही है। हिलाल साहब, आप बात कर रहे थे कि ऑलरेडी ब्लॉक्स बन चुके हैं। पाकिस्तान फिर किस ब्लॉक का हिस्सा है? पाकिस्तान चाइना और रशिया का ब्लॉक का हिस्सा होना चाहिए। ये लोग जो कहते हैं कि हम दरमियान में बैठ सकते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। देखिए, वेस्टलैंड जब आई थी इधर, वो क्या नाम था, वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने क्या कहा आपको और हिंदुस्तान को कि हमारी रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक बेसिस पे हो सकती है, ऑन अ सिचुएशन, माने अफगानिस्तान, और हमारे पास इनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपके मुंह पे कह दिया है, हिंदुस्तान को कह दिया है, आपने उसको 10 दफे पढ़ा है और फिर भी आप कह रहे हैं ही बैलेंस करो। आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ। गेट इट इनटू योर हेड। वो एक सब कॉन्टिनेंट है, वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। उन्होंने फैसला किया है अमेरिकनों ने कि वो हमारे हिस्साती हैं, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप भी एक सब कॉन्टिनेंट है और आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। ये वो नॉन अलाइंड नहीं है, और नॉन अलाइंड के जमाने में भी एक अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड होता था, एक नॉट सो अलाइंड ऑफ द नॉन अलाइंड होता था। आप ये गेम खेलते खेलते सीटो सेंटो सब चीज उस वक्त तो चले गए। उस वक्त आपको कोई हेजिटेशन नहीं था। अब आप क्यों हेजिटेशन कर रहे हैं जब एक दोस्त आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको इमदाद दे रहा है, माने चाइना, और सब चीज आपको कह रहा है, आप कह रहे हैं हम सोचेंगे, हम किसके कैंप में हैं? क्या हो क्या गया है इन लोगों को? ऐसे बातें करना ही नहीं चाहिए। दोस्त के साथ खड़े रहे, नॉट एन एनिमी। ठीक है। इमरान साहब, इलाही साहब कह रहे हैं कि हमें क्लियर अपना रखना चाहिए रास्ता, और हमें पता होना चाहिए कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करें। ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा मसलियतों का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन कहता है कि क्लियर नहीं होना चाहिए? मैं नहीं समझता कि कोई भी ये कह रहा है कि क्लियर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जहां तक चीन की बात है, हम तो हमेशा ये बात कहते हैं कि चीन पाकिस्तान का वाहिद पूरी दुनिया में एक ऐसा दोस्त मुल्क है जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय से भी ऊंची है। लेकिन चीन के साथ अगर देखें, चीन और अमेरिका का अगर कोई मामला होता है तो उस वक्त तो पूरा पाकिस्तान कहता है, अवामी अगर आप नब्ज देखें तो अवाम तो पूरी कहती है कि ये आप चाइना के साथ खड़े चीन के साथ खड़े हो। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हाँ जी, तो ये मामला ये उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कौम ये भी कहती है कि रूस के साथ खड़े हो जाएं या किसी के साथ भी खड़े हो। आपने अपना मफाद देखना है। रूस के साथ आपको जो कुछ मिल सकता है आप बिल्कुल बराबरी की सतह पे उस पर बात करें, लेकिन ये देखें कि क्या आपको उसमें फायदा क्या और नुकसान क्या। लेकिन ओवरऑल वैसे इमरान साहब, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हमें मेजर चेंजेस और शिफ्ट्स नजर आ रहे हैं और बड़ी एक्टिव भी नजर आ रही है वर्ल्डली? देखिए, ये हालात पूरी दुनिया में इस वक्त ऐसे हैं कि इस वक्त कोई भी वजीर आजम होता इस पाकिस्तान में तो उस वक्त ये चेंजेस जरूर होने थे। इमरान खान साहब जो हैं इमरान खान साहब जो हमारे वजीर आजम इमरान खान है, उनको आप ये प्लस पॉइंट जरूर दे सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में एक करिश्मा है। वो इस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। लेकिन क्या पर्सनैलिटी का करिश्मा ही सब कुछ करवा सकता है, या आप सिर्फ मिलके फिर बाद में सब कुछ खत्म कर देते हैं? ये डिपेंड करता है। ये जो जो उनके पास है वो अपनी तौर पे कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं जी के समझ के फैसला किया जाए। ठीक हो गया। आने वाले दिनों में देखते हैं दौरा रूस जैसे स्टार्ट होगा, उसके हवाले से भी हम आपको ज़ाहिर है कि एनालिसिस भी देंगे कि कितना सक्सेसफुल रहा है या नहीं। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।